हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे बीएड अड्डा चैनल पर। आज मैं आपको बीएड के पेपर नॉलेज एंड करिकुलम पार्ट 2 ज्ञान और पाठ्यक्रम 2 के टॉपिक अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज, उपलब्ध बुनियादी ढांचा और संसाधन क्या क्या है, उनकी क्या महत्व है हमारी नॉलेज एंड करिकुलम पार्ट में, जो हम नॉलेज लेते हैं अपने विद्यालय या स्कूल से, तो उसमें क्या क्या रिसोर्सेज आते हैं और उस रिसोर्सेज का हम किस प्रकार से उसका इस्तेमाल उपयोग लाते हैं अपने ज्ञान ग्रहण करने में, उस चीज़ के बारे में एक एक करके देखेंगे। जिसमें आपका टॉपिक रहेगा क्लासरूम सीटिंग अरेंजमेंट। जो विद्यार्थी या स्टूडेंट जिस पे बैठते हैं, आपका जो क्लासरूम होता है उसमें ब्लैक बोर्ड, बेंच, चौक, डस्टर आदि जो इस्तेमाल किए जाते हैं, और जो बैठने का जो बेंच होता है उसका अरेंजमेंट कैसे होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा है प्लेग्राउंड, जो हमारा मैदान है खेलने का, वो कैसा होना चाहिए। अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए अलग अलग ग्राउंड होनी चाहिए। उसके बाद मल्टीपर्पज़ हॉल, एक मल्टीपर्पज़ हॉल होनी चाहिए जिसमें कोई भी सेमिनार या वर्कशॉप्स होते हैं या टीचर्स के कोई ट्रेनिंग्स होते हैं, तो उस हॉल में आप कोई भी कॉन्फ्रेंस टाइप्स के काम करवा सकते हैं। उसके बाद है कैंटीन, ये हमारे खाने का घर है एक तरह से, जिसमें जो लंच नहीं लेके आते हैं या फिर जो लंच लाते हैं वो इसमें आके लंच करते हैं। उसके बाद लाइब्रेरी, जहाँ हमारा ज्ञान का भंडार होता है, अलग अलग तरह की पुस्तकें होती है, हमारा डेली न्यूज़पेपर होते हैं, मैगजीन्स होते हैं। उसके बाद है लैबोरेटरी, प्रयोगशाला, जहाँ हम प्रैक्टिकल करते हैं, चाहे रासायनिक विज्ञान का, भौतिक विज्ञान या जीव विज्ञान, तो वैसे सब्जेक्ट का हम लोग लैब करते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला है क्लासरूम सीटिंग अरेंजमेंट, कक्षा में बैठने की व्यवस्था। द करेक्ट स्कूल फर्नीचर विल इनेबल द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ एक्टिविटीज़ विद इन द स्कूल। तो जो हमारी फर्नीचर होती है स्कूल की, वो हम लोग के भीतर गतिविधियों के कुशल संचालन को क्या करती है, सक्षम बनाती है। हमारी जो एक्टिविटी, जो हम गतिविधियां करते हैं, उसको अच्छी तरह से सक्षम बनाती है कि हम लोग कुछ सीखे क्लास में। दूसरा पॉइंट है ईच क्लासरूम मस्ट हैव टेबल्स एंड चेयर्स, दे आर बेसिक नेसेसिटी फॉर एवरी पीपल टू लर्न इफेक्टिवली। तो आपकी जो कक्षा है उसमें आपकी टेबल होनी चाहिए, कुर्सियाँ होनी चाहिए। ये सब जो है ना, ये एक तरह का प्रत्येक छात्र के लिए एक सीखने की बुनियादी आवश्यकता है। अगर बच्चा ज़मीन पे पढ़ के बैठेगा तो ना तो उसकी जो हैंडराइटिंग होगी लिखने की वो अच्छे से बन पाएगी, वो ना तो जो टीचर पढ़ा रहे उस पर ध्यान दे पाएगा, और ना ही उसका शरीर जो है वो आरामदायक मुद्रा में बैठी रहेगी। उसको पढ़ने लिखने में सब चीज़ में कठिनाई होगी। इसीलिए बेसिक बुनियादी आवश्यकता है। अगला पॉइंट है दे आर 3 बेसिक डिज़ाइंस अवेलेबल फॉर कंसिडरेशन बाय ईच स्कूल डिपेंडिंग अपॉन देयर टीचिंग स्टाइल एंड बजट। तो इसी के आधार पे जो प्रत्येक स्कूल होते हैं उसमें 3 बुनियादी डिज़ाइन होता है। जो स्कूल होता है डिपेंड करता है आपका, उसका आधार जो है उसका डिपेंड करता है जो शिक्षण शैली है और उसका बजट कैसा है। उस स्कूल का प्राइवेट स्कूल है तो उसका बजट कैसा है, या फिर गवर्नमेंट स्कूल है तो उसका जो गवर्नमेंट एक बजट फिक्स करती है अलग अलग स्कूल के लिए, तो उसका बजट कैसा है और उसका पढ़ाने का जो शैली है, शिक्षण शैली, वो कैसा है, उसके बेसिस पे ही आपका जो डिज़ाइन बनता है वो बुनियादी होता है। अगला पॉइंट है फर्नीचर दैट अलाउज फ्लेक्सिबल टीचिंग मेथड्स एंड क्लासरूम लेआउट आर इनकरेज्ड। जो भी हमारी फर्नीचर होती है लकड़ियाँ की, वो हमें एक तरह से लचीलापन शिक्षण सीखने के लिए कार्यरत होती है, और कक्षा का जो लेआउट होता है उसको अनुमति देती है। एक क्लासरूम है, उसमें आप यहाँ टीचर के लिए डेस्क रखते हैं, चेयर रखते हैं, उसके बाद यहाँ बच्चों का डेस्क और बेंच और डेस्क होते हैं, ऐसे ऐसे बैठे हुए रहते हैं, और बीच में जो है रास्ता रहता है, टीचर पढ़ाने के क्रम में वो ऐसे ऐसे चलते रहते हैं, जिससे कि लोगों को जो नींद ना आए। क्योंकि अगर बच्चा थोड़ा बोर जैसे महसूस करने लगता है कि थोड़ा आलसी ऐसा करता है तो उसको नींद आने लगती है। इसी कारण टीचर पढ़ाते पढ़ाते वो घूमते भी रहता है ऐसे ऐसे। तो इसमें क्या होता है, टीचर को अगर नींद आ रही है या फिर थोड़ा आलस लग रहा है तो वो दूर हो जाता है, और प्रत्येक शिक्षक जो भी शिक्षक है उसकी नज़र बच्चों पे पड़े, इसीलिए
जो भी बच्चे यहाँ बैठे रहते हैं उसको देख क्या गतिविधियाँ चल रही है। ऐसा नहीं कि आप पढ़ा रहे हैं वो लिखने की बजाय कुछ और कार्टून आपका बना रहा हो, तो ये सब चीज़ ना हो, इसीलिए फर्नीचर जो होता है फर्नीचर होना चाहिए और बैठ के जो भी आप देख सकते हो क्या गतिविधियाँ हो रही है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला क्या है, दूसरा है प्लेग्राउंड, खेल का मैदान। स्कूल शुड हैव आउटडोर लर्निंग एरियाज। जो स्कूल है, जो विद्यालय, उसमें बाहरी शिक्षण क्षेत्र होनी चाहिए। विच आर स्पेसेस वेयर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल टीचिंग कैन टेक प्लेस। उसमें औपचारिक और अनौपचारिक जो शिक्षण है वो हो सकती है। दूसरा, दिस स्पेसेस में बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू द क्लासरूम्स और लोकेटेड सेंट्रली एज ए कोर्टयार्ड। तो जो स्पेस है, जो जगह है कक्षा में, वो सीधी कक्षाओं को जोड़ने में एक काम करती है। आंगन के रूम में उसे केंद्रित स्थिति में ला सकती हो। इसलिए जो भी आपका स्पेस है उसको हर एक कक्षा को एक सेंट्रल मार्ग जो होता है, जो बीच का केंद्र होता है, उसे जोड़ने का काम कर सके आपके प्लेग्राउंड। तीसरा पॉइंट है, दीज एरियाज में है वैरायटी ऑफ क्वालिटीज, इट मे बी इनक्लोजर्स क्रिएटेड बाय वेजिटेशन विथ एक्सटर्नल फर्नीचर। तो बहुत सारे खेल के मैदान में आपकी अलग अलग तरह की खूबियाँ होती है। उसमें पौधे लगाए जाते हैं, घेरे किए जाते हैं, और उसमें अगर आपके पेड़ पौधे लगाने की, खाने पीने फल सब्जी होते हैं तो वो आपके मैदान में भी लगाए जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, बॉटनिकल गार्डन बोल सकते हैं। स्कूल की बॉटनिकल गार्डन या गार्डन भी बोल सकते हो। ये क्या होते हैं, अलग अलग पेड़ पौधे होते हैं, जिसे कि अगर आपकी कोई भी सब्जेक्ट, जैसे कि आपकी जीव विज्ञान, आपकी बायोलॉजी की एक और उसके अंतर्गत एक विषय आती है जिसे हम बॉटनी कहते हैं। तो ये बॉटनी में क्या पेड़ पौधे के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर आपका बॉटनिकल गार्डन नहीं होगा स्कूल में तो पढ़ने में थोड़ी कठिनाई होगी, तो आपके ग्राउंड में भी ये भी होनी चाहिए। अगला, स्कूल्स शुड हैव हैबिटेड एरियाज वेयर द स्कूल कम्युनिटी ग्रोज फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, ट्रेस और कीप लाइवस्टॉक, cows, rabbits, goats, chickens, etc. which may be used for the hands-on learning। तो जो विद्यालय है उसके खेलने के मैदान में वैसा आवास क्षेत्र होना चाहिए जिसमें आप फल लगा सके, सब्जी लगा सकते। आपका जो मूड है, आपका जो अंदर जो मूड है वो थोड़ा ख़राब हो रखा है, तो उसे अच्छा बनाने के लिए भी खेल खेलना चाहिए, ठीक है। और कुछ जगह स्कूल में लाइव स्टॉक्स भी रखे जाते हैं, जिसे हम पशु घर बोलते हैं। उसमें गाय, खरगोश, बकरी, फिर आपकी मुर्गी, ये सब रहती है, जिसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो एक्टिविटीज़ करके या उसे छू के हैंड्स ऑन लर्निंग, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ करके वो सीख सके कि इसका क्या महत्व है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल काऊ है, तो काऊ से हम ये बता सकते हैं, काऊ हमें मिल्क देती है, काऊ हमें काउडंग देती है, काउडंग केक देती है, जिसे हम लोग उपला कहते हैं, जो झारखंड में काफ़ी फेमस है। तो इससे क्या, खाना पकाने का कुकिंग जो है वो आसान होती है। गोईठा बना के हम लोग इससे खाना पका सकते हैं। मिल्क हो गया काऊ से, ठीक है, ये दो चीज़ हो गए आपके। और क्या है, काउडंग के मिल्क दे दी, आपकी कुकिंग के लिए काउडंग दे दी, तो ये आपकी यूज़फुल होगी काउस के लिए। अब आ गया रैबिट्स जो है वो गाजर बहुत खाते हैं, तो ये लाइव स्टॉक बहुत पालतू एक तरह से पेट का काम करती है रैबिट्स। फिर गोट्स है, बकरी का लोग आपका मटन खाते हैं, बकरी दूध भी देती है, मिल्क भी देती है, तो इसलिए तो चिकन जो है आपकी क्या देती है, चिकन मीट देती है, एग देती है। तो इसलिए ये सब लाइव स्टॉक का हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी महत्व पड़ता है, ठीक है। जैसे काउस डेयरी प्रोडक्ट देती है, तो इसीलिए प्लेग्राउंड का महत्व वहाँ तक था। अब अगला है कैंटीन, जहाँ हम लोग खाते हैं। स्कूल्स में हैव कैंटीन, स्कूल में कैंटीन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, बट व्हेन दे ऑफर मील्स द स्कूल मस्ट हैव एडिक्वेट एंड हाइजीन किचन एरिया। अगर वो आपको पर्याप्त रूप में खाना देती है तो वो आपकी स्वच्छ रसोई घर होनी चाहिए। ऐसा ना हो आपकी अनहाइजीनिक हो, जिससे आपका क्या हो, फूड पॉइजन हो, आपकी तबीयत खराब हो जाए, आप उल्टी करने लगे, आपकी तबीयत बिगड़ जाए, ऐसी खाना नहीं होनी चाहिए। द साइज ऑफ द कोर प्रिपरेशन एरिया विल डिपेंड ऑन द इक्विपमेंट नीडेड, नंबर ऑफ पुपिल्स एंड ऑल्सो इफेक्टिव नंबर ऑफ सीटिंग्स।
आपकी जो स्कूल की कैपेसिटी है बच्चों की, उसके बेसिस पे आपके कितने टीचर्स हैं, आपका जो रूम का जो लंबाई चौड़ाई जिसे हम डायमेंशंस कहते हैं, आपका रूम का डायमेंशंस आपकी कैपेसिटी, स्कूल की कैपेसिटी डिपेंड करता है, ठीक है। और आपका सीटिंग एरिया कितने का है। आपका हॉल बहुत बड़ा है, आप सीटिंग एरिया आप 4-5 बेंच ही लगाए हो तो बैठने के लिए तो पर्याप्त नहीं है, आपको और बजट चाहिए होगी फर्नीचर लगाने के लिए। तो उसके इक्विपमेंट पर डिपेंड करता है, उसके नंबर पर डिपेंड करता है। अब अगला, कैंटीन फैसिलिटी मस्ट इंक्लूड। जो कैंटीन सुविधा है उसमें से निम्नलिखित शामिल होनी चाहिए। पहला, फैसिलिटीज फॉर प्रिपेयरिंग फूड एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर। पहला है जो खाना बनाते हैं, भोजन और जो सुरक्षित पेयजल है उसको तैयार करने की सुविधा होनी चाहिए। आप खाना तो बना रहे बट ड्रिंकिंग वाटर जो ड्रिंकिंग नहीं हो, अनहाइजीनिक वाटर हो, वो आपके पीने के लायक ना हो, तो आप उसे खाना जो भी बनाएंगे वो तो अच्छा नहीं बनेगा, वो भी अनहाइजीनिक बनेगा। तो ये फैसिलिटी होनी चाहिए। बोल सकते हैं आप मिनरल वाटर या फिल्टर वाटर होनी चाहिए, ठीक है, फिल्टर वाटर होनी चाहिए जो कि हमें खाना भी अच्छा मिले और पानी पीने से भी हम लोग का स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखें। अगला, एरियाज फॉर वॉशिंग अप आफ्टरवर्ड्स फ्रॉम ए क्लीन वाटर सोर्स। जब आप खाना खा लिए तो प्लेट और जो आपके ग्लास है, आपके प्लेट और जो ग्लास है उसको धोने के लिए एक वॉशिंग एरियाज होनी चाहिए, वॉश बेसिन होने चाहिए, हाथ धो सके टैप के साथ। तो अगर आप अच्छे पानी, साफ सुथरे पानी से आप धो नहीं रहे हैं तो इसमें क्या होगा, जर्म्स हो जाएंगे। अगर यही जर्म्स आपके शरीर में जाएगा तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आप एक कई तरह की बीमारी हो जाएगी। तो इसीलिए आपका जो साफ़ एरियाज़ है, जहाँ साफ़ करने की, बर्तन के साफ़ करने की एरियाज़ है, वो भी स्वच्छ पानी से ही साफ़ किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है, एडिक्वेट फैसिलिटीज़ एंड एरिया फॉर सेफली प्रिपेयरिंग फूड, कुकिंग फूड विद एन इफेक्टिव चिमनी टू एक्सट्रैक्ट होम। आपकी जो खाना बनाने की जगह है वहाँ चिमनी होनी चाहिए या फिर एग्जॉस्ट फैन होती है वो होना चाहिए, क्योंकि जो आपके खाने बनाने का एरिया है, जो जगह है, वहाँ से अधिक मात्रा में क्या धुआं निकलती है। वो धुआं निकालने के लिए आपको कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए, होगा। वो तो एग्जॉस्ट फैन हो सकती है या चिमनी हो सकती है, जो आपकी धुआं जहाँ से उत्पन्न हो रही है उसे डायरेक्टली आपके उस जगह से बाहर निकाल के वातावरण में फेंक दे सके, वैसी फैसिलिटीज़, वैसा व्यवस्था होना चाहिए। अगला है, सेपरेट फैसिलिटीज़ फॉर स्टोरिंग क्लीनिंग मटेरियल। जो आपकी साफ़ सुथरा जो भी, चाहे यूटेंसिल जिसमें आप खा रहे हो या जिसमें पका रहे हो, कुकिंग यूटेंसिल्स हो गए, या आप जहाँ बैठ के खा रहे हो, बेंच, चेयर, वो सब पूरा साफ़ सुथरा होना चाहिए। और जहाँ आप सामान रखते हो वो भी साफ़ सुथरा होना चाहिए। सेपरेट सिक्योर स्टोरेज फॉर ड्राई गुड्स। जो भी आपकी सूखी सामान है उसके अलग से स्टोर रूम होने चाहिए, जिसमें अच्छे से आपकी स्टोर रखने की व्यवस्था होनी चाहिए। आप ये नहीं कि सब सामान मिक्स कर दे रहे हो, वहाँ पे कीड़ा लग रहा है, घुन लग रहा है, आपका पानी लग जा रहा है, ख़राब हो जा रहा है पूरा, तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट है, एडिक्वेट सर्कुलेशन फॉर गुड्स इन एंड वेस्ट इन एंड आउट। तो आपका जो अंदर और बाहर कचरे जाने का, मतलब बाहर जाने का और अच्छा चीज़ अंदर आने का, ये चीज़ अच्छे से फ्लो, पर्याप्त मात्रा में संचालन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका गंदा चीज़ तो बाहर फेंक रहे, जो सामान लाए अंदर उसकी पूर्ण तरह से जांच नहीं कर रहे, तो वो भी रहे ख़राब हो जाती है। तो प्रॉपर चेकिंग जो है आपकी, प्रॉपर चेकिंग होनी चाहिए हमेशा ऑन डेली बेसिस पे। अगला, एडिक्वेट फैसिलिटीज़ फॉर डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट। जो भी आपके कचरा हो रहा है, बन रहा है या निकल रहा है, उसको निपटारा करने के लिए हमारे पास पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए। अगला, मल्टीपर्पज़ हॉल, बहुउद्देश्य हॉल। तो बहुउद्देश्य हॉल जो है वो बनाया जाता है, एक हमारा एक बेसिक रिक्वायरमेंट है हर एक स्कूल का। इससे क्या होता है, हमारा जो भी उद्देश्य होता है वो पूरा किया जा सकता है ये मल्टीपर्पज़ हॉल से। ए हॉल में बी ऑफ वेरियस साइजेस एंड वेरियस डिग्रीज ऑफ इनक्लोजर्स अकॉर्डिंग टू द इंटरनल यूज़। हम इसका किस तरह से उपयोग लाएंगे उसके अनुसार ही इसका जो आकार है और विभिन्न डिग्री के घर होते हैं वैसे बनाया जाता है। अगला पॉइंट है, द हॉल मे बी यूज्ड फॉर असेंबली, डाइनिंग, फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक, ड्रामा एंड फॉर पेरेंट्स मीटिंग एंड सोशल इवेंट्स।
तो ये कभी कभी असेंबली डाइनिंग और खाना होता है खाने के लिए, असेंबली डाइनिंग के लिए खाने के लिए, या फिर फिजिकल एक्टिविटीज़ जो हम लोग करवाते हैं जिसे हम मास क्या बोलते हैं, मास पीटी बोलते हैं, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं उसे, फिजिकल क्लास चल रही है, ठीक है, मंडे पीटी हो गई, मास पीटी हो गई, जिससे हम लोग अपने बॉडी की जो है एक्सरसाइज करवाते हैं, फिट रहने के लिए, अपना बॉडी फिटनेस रखने के लिए। म्यूज़िक गाना सुनने के लिए एक हॉल होता है, जो म्यूज़िक सुनते हैं, जो बजाते हैं कई तरह के इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे तबला, गिटार, जिसे हम पियानो, जिसे हम कैशू भी कहते हैं। तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट, हारमोनियम हो गया, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को सीखने के लिए एक अलग से हॉल होना चाहिए, वहाँ सीखा जा सकता है ये। उसके बाद है ड्रामा, जो आपकी एक्टिंग्स होती है, आपकी थिएटर होती है, उसके लिए असेंबली हॉल चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए। एंड फॉर पेरेंट्स मीटिंग, जो भी हमारे पेरेंट्स मीटिंग होती है, हमारा शिक्षक और बच्चों के परिवार के साथ जो हमारा एक इंट्रैक्शंस होता है, एक जो कार्यक्रम होता है, बैठक, जिसमें हम लोग बच्चे की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट बना के देते हैं, उसके लिए एक मीटिंग्स होती है, एक बैठक होती है, जिसमें हम लोग आपके बच्चे की क्या गतिविधियां चल रही है, कैसा उसका प्रोग्रेस हो रहा है, कैसा विकास हो रहा है, और कोई भी सामाजिक तरह की कार्यक्रम आपकी इस मल्टीपर्पज़ हॉल में होती है। हॉल्स can contribute to the community as venues for gathering such as public performances, music, drama, debates and presentation। तो जो भी हमारी सार्वजनिक प्रदर्शन होती है, संगीत होती है, नाटक होती है, या फिर बाल विवाद या कोई भी प्रस्तुति होती है, तो इसी हॉल में करवाई जाती है। Dependent upon the use of the hall, ancillary spaces such as stores for equipment and dining furnitures and adjacent kitchen with serving areas should be provided। अब वो हॉल है, इतने बड़े हॉल है, इस हॉल को पूर्ण रूप से संचालित करने के लिए एक छोटा सा स्टोर रूम होना चाहिए, जहाँ आपका खाने पीने का, आपकी जो कप है जिसमें आप कॉफ़ी चाय दोगे, वो होनी चाहिए। आपकी जो भी स्टेज पे परफॉर्मेंस होती है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, उसके लिए आपके प्राइज जो होते हैं यहाँ रखाते हैं। और आपके जो फर्नीचर्स है, जो सोफ़ा बैठा स्टेज पे लगाते हैं आप, जो आपके चीफ गेस्ट आते हैं उसको बैठाने के लिए, तो वो फर्नीचर भी स्टोर रूम में होंगे। और उसके साथ ही एक किचन रूम भी होगा, जहाँ आपकी खाना पकेगी, जो भी डाइनिंग एरिया खाना बनेगी और यहाँ से सर्व कर दिया जाएगा। तो ये आपका मल्टीपर्पज़ हॉल की आपकी ये सब चीज़ क्राइटेरिया ये सब होनी चाहिए। अगला है लैबोरेटरी, जो कि आपका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है रिसोर्सेज के मामले में। प्रयोगशाला, ए लैबोरेटरी शुड इंक्लूड सफिशिएंट वर्क बेंचेस विथ बेसिन्स एंड वाटर सप्लाई फॉर द पीपल्स। जो भी हमारी प्रयोगशाला होती है उसमें विद्यार्थियों के लिए एक तरह का बेसिन होता है, जिसमें टैप वाटर होते हैं, जिसे हम हाथ धो सकते हैं। ये मेनली केमिस्ट्री, आपके केमिस्ट्री या फिर आप बोल सकते हैं बायोलॉजी में ज़्यादा देखी जाती है, क्योंकि केमिस्ट्री में केमिकल्स यूज़ करते हैं और बायोलॉजी में जीव विज्ञान के जो एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं आपके सेल से, उसके लिए होते हैं। तो वाटर सप्लाई ज़रूरी है। ए सेपरेट टीचर्स वर्क बेंच शुड बी लोकेटेड टू द फ्रंट ऑफ द क्लासरूम टू अलाउ डेमोन्स्ट्रेशन टू बी ऑब्जर्व बाय द ऑल स्टूडेंट्स इक्वली। तो जैसे कि एग्जाम्पल है, ये आपका लेबोरेटरी है, ठीक है, मान लीजिए ये आपका गेट है। तो अगर टीचर का ये अपना एक वर्क बेंच है, तो यहाँ टीचर करके दिखाते हैं, और यहाँ छोटा सा ब्लैक बोर्ड होता है जिस पर लिख के दिखाते हैं। और जो प्रैक्टिकल्स आपके बेंच होते हैं बच्चों के लिए, वो इस प्रकार होते हैं। बच्चे अपना यहाँ पे बेंच लगा होता है, बैठते हैं छोटे छोटे, और ये उनका प्लेटफॉर्म होता है जिस पे वो प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो ये जो आपका ये टीचर का वर्क प्लेस है, यहाँ इसलिए सेंट्रली ये सामने रखा जाता है कि बच्चों को अच्छे से दिखाई दे और वो अपना प्रैक्टिकल अच्छे से कर सके। तो इसीलिए ये लैबोरेटरी का एक तरह से एग्जाम्पल था, ठीक है, समझ में आ गया होगा। उसके बाद है आपका उसी पॉइंट में, एक मिनट, वेट, अगला पॉइंट है, ए सेपरेट लॉकेबल केमिकल स्टोर प्रिपरेशन रूम शुड बी लोकेटेड एडिशन टू द मेन लेबोरेटरी विथ वर्क बेंचेज विथ बेसिन एंड लॉकेबल स्टोरेज स्पेस। तो जो भी हमारा लॉक रूम होना चाहिए, जहां हम केमिकल जो है आपके केमिकल जो हार्मफुल हो, जो कॉस्टली हो, वो उसको आप वहाँ स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे केमिकल होते हैं जो जैसे ही सनलाइट उस पर पड़ती है वो रिएक्ट कर जाते हैं। तो उसे डार्क बोतल में रखा जाता है
ब्लैक बोतल या डार्क ग्लास बोतल में उस एसिड को रखा जाता है और वो डार्क रूम में रखा जाता है। ठीक है, डार्क रूम में रखा जाता है। तो ये स्टोर रूम होने चाहिए जहाँ भी आप कोई भी केमिकल बना रहे वहाँ प्रिपेयर कर सके, बना सके अच्छे से। तो ये आपके मेन लेबोरेटरी रूम होते हैं, उसके अगल बगल में ही होनी चाहिए, बेसिन के साथ होने चाहिए। तो इसी लॉकेबल रूम में आप रख सकते हैं आराम से। अब इंपॉर्टेंस देखते हैं लेबोरेटरी का क्या महत्व है। इट क्रिएट्स फ्रेंडली एंड प्लेजर इन्वायरमेंट विच प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसीजर्स। तो जो हमारा वो जो सीखने का वातावरण है वो हमारा मैत्रीपूर्ण होना चाहिए, फ्रेंडली होनी चाहिए और आनंददायक वातावरण होना चाहिए। इससे हमारा जो सीखने का शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है उसमें एक बहुत बड़ा अहम भूमिका निभाता है। अगर हमारा एनवायरनमेंट ही नेगेटिव रहा तो हम कुछ सीख नहीं सकते हैं। अगला पॉइंट है, इट प्रोवाइड्स ए ग्रेटर स्कोप फॉर वैरायटी इन टीचिंग मेथड। ये एक आपको शिक्षण विधियों में विविधता लाने का अधिक गुंजाइश करता है। अगला पॉइंट है, इट गिव्स थियोरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज। ये आपका जो सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान दोनों प्रोवाइड करता है। जो आप प्रयोग कर रहे हैं प्रयोगशाला में, उसके बेसिस पे आपका जो ज्ञान है वो दोनों का काम आता है इस पे। ए वेल इक्विप्ड लैब प्रोवाइड्स ए क्विक एंड रेडी फंक्शनल एनवायरनमेंट। आपका जो पूर्ण रूप से सुसज्जित प्रयोगशाला होता है वो आपको प्रवृत्ति और एक तैयार कार्यात्मक वातावरण प्रदान करता है जिसमें आप क्विक एंड इजी वे में आप जो वातावरण उसे सीख सकते हैं। अगला, लेबोरेटरी डेवलप्स क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड इन द स्टूडेंट्स। जो भी हमारा लेबोरेटरी प्रयोगशाला है वो एक रचनात्मक जो दृष्टिकोण है वो छात्रों में विकसित करता है। अगला पॉइंट है, इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न बाय एक्टिविटी। ये आपको वैसे गतिविधियाँ जो सीख कर आप सीख सके उसमें ये अहम भूमिका निभाती है। लेबोरेटरी वर्क लीड टू प्रॉपर क्लासिफिकेशन एंड क्लैरिफिकेशन ऑफ द कंसेप्ट्स एंड रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ क्रैमिंग टू लार्ज एक्सटेंट। ये आपको वर्गीकरण और स्पष्टीकरण की ओर ले जाता है और काफ़ी हद तक रटने की जो संभावना होती है उसे कम करता है। थ्रू ए लेबोरेटरी वर्क स्टूडेंट्स बिकम फुल सेल्फ डिसिप्लिन। प्रयोगशाला कार्य के माध्यम से जो छात्र है वो पूर्ण आत्म अनुशासन प्राप्त कर लेते हैं। इट ऑल्सो डेवलप्स द क्वालिटीज ऑफ सिंपैथी, टीम स्पिरिट एंड कोऑपरेशन। लेबोरेटरी में वो 3-4 लोग मिलकर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। आपकी ग्रुप्स में बांट दिया जाता है, जैसे कि अगर 40 बच्चे हैं तो अगर आपके 4-4 बच्चे बांटे जाएंगे तो आपके 10 ग्रुप हो जाएंगे। इस बेसिस पे प्रैक्टिकल किए जाते हैं। तो ये एक सहानुभूति और टीम भावना जो है और आपका सहयोगी के साथ एक अच्छा वातावरण बना के आप कार्य कर सके, वैसा वातावरण बना मिलता है आपको प्रयोगशाला में। इट क्रिएट्स लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन ऑन द माइंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। ये छात्रों के दिमाग पर लंबे समय तक चलने वाली छाप छोड़ता है। थ्योरी जो है, थ्योरी क्लास आज ख़त्म हुआ, आप 2 दिन बाद उसको देखने जाएंगे, आपको लगेगा कि कुछ नया सीख रहे हैं। तो आपको इसको बार बार आपको देखते रहना होगा। प्रयोगशाला में क्या है, ये कुछ ज़्यादा ही लंबे समय तक एज़ कम्पेयर टू थ्योरी पार्ट ये ज़्यादा समय तक रहती है, आपके दिमाग पे छाप छोड़ के जाती हैं। अगला पॉइंट है लाइब्रेरी। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हो गया। लाइब्रेटरी और लाइब्रेरी इंपॉर्टेंट है। ए स्कूल मस्ट ऑफर फैसिलिटीज फॉर स्टोरिंग एंड डिस्प्लेइंग एजुकेशनल रेफरेंस मटेरियल टू कल्टिवेट द कल्चर ऑफ रीडिंग एंड रिसर्चिंग। जो पढ़ने और शोध करने की जो संस्कृति को विकसित करती है वो स्कूल को शैक्षिक संदर्भ सामग्री के भंडारण की जो प्रदर्शन है उसमें सुविधा प्रदान करती है। तो अब लाइब्रेरी का महत्व समझ लेते हैं। पहला क्या है, ये ज्ञान का एक स्रोत है, सोर्स ऑफ नॉलेज। दूसरा, प्रॉपर यूज ऑफ लीजर टाइम, जो हमारा खाली समय है उसको उचित उपयोग में लाने का एक स्थान है। तीसरा, न्यू इन्फॉर्मेशन अप टू डेट, जो भी हमें नई जानकारी मिलती है वो इसी से मिलती है और अद्यतन मिलती है, अप टू डेट रहती है, नया इन्फॉर्मेशन मिलता है। डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन रीडर एंड बुक, जो हमारा पाठक और पुस्तक होता है उसके बीच सीधा संबंध रखता है। प्रोवाइड्स वाइड कलेक्शन ऑफ बुक्स, जो भी हमें पुस्तक संग्रहालय है वो उपलब्ध करवाता है। हेल्प्स इन डिफरेंट कल्चर एक्टिविटीज़, जो भी विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती है उसमें हमें मदद करता है। इट प्रिजर्व्स हिस्ट्री, जो हमारे इतिहास
है उसे संरक्षित करता है लाइब्रेरी। इनकरेज डेवलपमेंट ऑफ ट्रेडिंग हैबिट्स, जो हमारी व्यापारिक आदतें हैं उसको प्रोत्साहित करता है। गुड प्रिपरेशन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उसकी तैयारी कराने में मदद करता है। हेल्प्स इन रिसर्च वर्क, शोध कार्य में मदद करता है। लाइब्रेरी एक्सपैंड्स डिसेमिनेट द नॉलेज, जो हमारे पुस्तकालय ज्ञान है उसको विस्तार करता है और प्रसार करता है। इट सप्लीमेंट्स क्लासरूम टीचिंग, ये कक्षा शिक्षा का पूरक है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो व्यक्तित्व विकास होता है उसमें मदद करता है। सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, मनोरंजन का एक स्रोत है, क्योंकि इससे हम लोग अलग तरह के जो ज्ञान है वो मिलते हैं। जैसे मैगजीन होता है, मैगजीन जो होती है, मैगजीन अलग अलग तरह की होती है। एक नॉलेज टाइप की हो गई, जैसे कि रीडर डाइजेस्ट होती है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी कॉमिक्स बुक्स होती है जिसमें चुटकुले लिखे जाते हैं, जिसमें आपके अलग अलग कॉमिक्स आती हैं, ठीक है। जो लोग बचपन में कार्टून वार्टून देखते हैं वो भी कार्टून भी आती है, और यहाँ कॉमिक्स आती है, चाचा चौधरी आती है, वैसे अलग अलग कॉमिक्स आती है। इम्पोर्टेंस फॉर नीडी स्टूडेंट्स, जो भी जरूरतमंद छात्र है उसके लिए महत्व रखता है ये। इंक्रीज वोकेबलरी, जो हमारी शब्दावली है उसमें वृद्धि आती है। रेफरेंस बुक एंड अदर मटेरियल, जो भी हमारी पुस्तक संदर्भ पुस्तक होते हैं और जो अन्य सामग्री होती है वो उसका महत्व है। सोर्स ऑफ प्लेजर, ये एक आनंद का स्रोत होता है। सोर्स ऑफ रिलीजियस इंफॉर्मेशन, धार्मिक जानकारी का स्रोत है। इट हेल्प्स इन आवर कल्चर प्रिजर्वेशन, ये हमारे संस्कृति के संरक्षण में मदद करती है। पंचुअलिटी, समय की पाबंदी भीड़ लगाता है। हेल्पफुल फॉर टीचर, ये शिक्षक के लिए सहायक है। हेल्पफुल फॉर टीचर एंड स्टूडेंट्स बोथ। अरेंजमेंट ऑफ कॉस्टली बुक्स, जो भी महंगी पुस्तक होती है वो आपको प्रयोग आपकी जो लाइब्रेरी है वहाँ आसानी से मिल जाती है। मोटिवेशंस फॉर लर्निंग एंड थिंकिंग, जो हमें सीखने और सोचने के लिए प्रेरणा देती है। मेंटेन डिसिप्लिन अमंग स्टूडेंट्स रीडर्स, जो छात्र होते हैं या पाठक होते हैं उसमें अनुशासन बनाए रखता है यह हमारा लाइब्रेरी। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करें। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसे बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। आप हमारा टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है B.Ed अड्डा करके।